हेलो बच्चों, आज हम लोग रासायन विज्ञान की जो पिछली क्लास थी उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था और उसमें यह जाना था कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हुई हैं, ये जानेंगे कैसे। ठीक, उस वहां तक हमने पढ़ लिया था, यानी उसके प्रेक्षण के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था। अब आगे उसी प्रेक्षण पर आधारित हम लोग एक क्रियाकलाप देखते हैं और ये जो क्रियाकलाप है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। लिखा है मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन यानी ये मैग्नीशियम धातु है और उसकी रिबन है, तो उसका दहन यदि जब किया जाता है तो क्या किया जाता है। तो इसके लिए हम जब भी मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से पूर्व सबसे पहले उसे अच्छे से रेगमाल से रगड़ा जाता है। और यही एक प्रश्न बन जाता है, यही एनसीईआरटी में प्रश्न पूछा भी जाता है कि रेगमाल मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से पूर्व उसे अच्छी तरह से रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। ठीक, तो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर जो क्रियाकलाप है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करते हैं। चिमटे से पकड़कर बर्नर की सहायता से इसका दहन किया जाता है, मीन्स जलाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक सुरक्षात्मक निर्देश दे दिया गया है। क्या निर्देश दे दिया गया है कि बच्चे जब भी ये प्रयोग करें कोई भी, तो वो सुरक्षात्मक चश्मा जरूर पहन ले आंखों में, क्योंकि इससे अत्यधिक तेज ज्वाला निकलती है। ज्वाला मतलब चमकदार लौ निकलती है और कुछ गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या था प्रेक्षण में, ये बताया गया था कि मैग्नीशियम रिबन को हमने पहले रेगमाल से अच्छे से साफ कर लिया। साफ करने के बाद उससे चिमटे से पकड़कर उसका हम दहन करेंगे। और जब दहन करते हैं तो कुछ प्रेक्षण यानी कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पहला, चमकदार श्वेत लव निकलती है। श्वेत लव मतलब तेज ज्वाला निकलती है और कैसी सफेद रंग की तेज। ठीक, मैग्नीशियम रिबन का दहन एक अत्यंत चमकदार सफेद ज्वाला के साथ होता है, पहला। ठीक, सफेद रंग, और ये अभिक्रिया हुई है, इसका एक निष्कर्ष भी था यानी प्रेक्षण भी था कि हम कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक, तो यहाँ पर सफेद चमकदार लौ निकलती है। दूसरा, सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। सफेद रंग का चूर्ण जिसको हम लोग वाच ग्लास में देखेंगे, और ये वाच ग्लास में सफेद रंग के पाउडर के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, कब? जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तब। अब यहाँ पर दहन करने के बाद, जब हमने दहन कर लिया तो दहन करने के बाद दो चीजें हमको प्राप्त हुई, चमकदार लौ प्राप्त हुई, दूसरा क्या प्राप्त हुआ? सफेद रंग का चूर्ण। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ किया जाता है, क्यों? तो इसका कारण यह है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से पूर्व उसे अच्छे से साफ कर लिया जाता है, इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो वायु, वायु मतलब नमी, ठीक, नमी के संपर्क में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जो मैग्नीशियम धातु थी वो अपने ऊपर यानी ऑक्साइड से क्रिया करके वो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत ऊपर बना लेता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है, ये आपकी पतली परत हो जाती है अक्रिय। अब अक्रिय जब परत हो जाएगी तो आसानी से फिर ये क्रिया नहीं किसी पदार्थ से कर पाती है, इसलिए यदि हमें इसका दहन करना है तो दहन करने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से पहले रेगमाल से साफ करके उस अक्रिय परत को हटा दिया जाता है। और जब अक्रिय परत हट जाती है तो फिर उस पदार्थ का आसानी से क्रिया उसकी आसानी से क्रिया कराई जा सकती है। ठीक, यही यहाँ पे लिखा है। यह मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। खुली हवा में रखने पर यह नम वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO की एक अक्रिय परत बना लेता है। यह सुरक्षात्मक परत
मैग्नीशियम को हवा के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, जिससे वह आसानी से जल नहीं पाता। अतः दहन से पूर्व रेगमाल से इस परत को हटाना अनिवार्य है। कब? यदि हमें उसका दहन करना है तो। समझ में आ गया ना पहला प्रश्न? क्या मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से पूर्व उसे अच्छी तरह से रेगमाल से साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके वह अपने ऊपर एक अक्रिय मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिसके कारण वह फिर किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं कर पाता है। और यदि हमें उसे क्रिया कराना है तो, या दहन उसका कराना है तो उसे दहन कराने से पूर्व हमें उसको रेगमाल से अच्छे से साफ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो सुरक्षात्मक परत चढ़ गई उसे हटाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। दानेदार जस्ते पर अम्ल की क्रिया। कहने का मतलब यह है कि जस्ते को यदि हमने बारीक दानेदार के रूप में लिया है और उस पर यदि हम अम्ल का मतलब क्या हुआ? अम्ल जैसे आपका HCl अम्ल हो गया, H2SO4 अम्ल हो गया, ये कोई भी अम्ल लेके यदि हम उसकी क्रिया कराते हैं किससे? जिंक से, मतलब जस्ते से, तो क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी किसी धातु की क्रिया किसी भी अम्ल से कराई जाती है, तो जब किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो सबसे पहली जो पहचान है वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस कैसे जानेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको पानी में, यानी जो गैस निकले उसको हम पानी में लेके जाएंगे परख नली को, और पानी में देखेंगे बुलबुले उठ रहे हैं। ठीक, तो इससे पहचान हो जाती है कि गैस निकल रही है। दूसरा एक तरीका वो हम ये लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या? एक शंक्वाकार फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क का मतलब होता है शंकु के आकार का फ्लास्क, ऐसे ये इस टाइप से। ठीक, शंक्वाकार फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क में थोड़ा दानेदार जो है जस्ता, यहाँ पे थोड़ा दानेदार जस्ता ऐसे इसमें ले लिया, लेते हैं। इसमें धीरे धीरे तन सल्फ्यूरिक अम्ल, तन सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है? देखो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है आपका सांद्र और दूसरा आता है तनु। सांद्र का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी की मात्रा, जिसमें पानी कम। ठीक, जिसमें पानी कम। अब जिसमें पानी कम होगा तो वो पदार्थ गाढ़ा होगा, और जो गाढ़ा होगा तो उसी को हम बोलेंगे सांद्र। वो कैसा है? सांद्र। और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा, पानी ज्यादा, तो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो आपका पदार्थ यानी वो विलयन कैसा होगा? तनु होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लिया जाता है कैसा? तन सल्फ्यूरिक अम्ल। तन सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, जब हाइड्रोजन सल्फेट लेकर तन यानी धीरे धीरे उसमें मिलाते हैं, किसमें? फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क में, यानी शंक्वाकार फ्लास्क में। तो जब मिलाते हैं तो क्या होता है? देखो क्या होता है, परिणाम क्या निकले? गैस उत्सर्जन होगा एवं तापमान में परिवर्तन होगा। देखो मुख्य प्रेक्षण क्या है? जस्ते के दानों के आसपास गैस के बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। यानी जो जस्ता है, तो जस्ते के जो दाने छोटे छोटे जो फ्लास्क में है, तो जो जस्ते के जो फ्लास्क में दाने रहेंगे, ठीक, उनके जो दाने यहाँ पे, तो इनके पास देखेंगे छोटे छोटे बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। ठीक, छोटे छोटे क्या? बुलबुले उठते उठते हुए दिखाई देंगे। और ये जो बुलबुले उठते दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है? हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस है। ठीक, क्या है? H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस है। जब फ्लास्क को नीचे से स्पर्श करते हैं, यानी इसको जैसे छुएंगे तो क्या होगा? गर्म महसूस होता है, जो तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। साथ में ही यह आपको यह दर्शाएगा कि यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक, अब इसमें इसमें जो इतनी जो प्रक्रिया हुई, इसमें समीकरण क्या बना, यानी अभिक्रिया किनके किनके बीच हुई? तो अभिक्रिया हो किनके किनके बीच रही है? तो यहाँ पर जिंक यानी Zn था, Zn यानी जो जस्ता था वो, अब ये है किस रूप में? सॉलिड रूप में है, यानी जस्ते के दाने हैं ना तो ठोस होते हैं, तो ये सॉलिड, प्लस H2SO4
AQ यानी विलयन के रूप में लिया गया है। तो जब जिंक की यानी जस्ते की क्रिया अम्ल से कराई जा रही है, तन अम्ल से, तो क्या बनता है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। एक चीज और हमेशा याद रखना, जो भी ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट जिस पे जुड़ता है SO4, जिनमें SO4 जुड़ता है, ये आपके बनते हैं क्या, लवण बोलते हैं इनको, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण। तो जब भी किसी अम्ल की क्षार से, जब भी किसी अम्ल की क्षार से, या जब भी किसी अम्ल या क्षार की धातु से क्रिया कराते हैं, तो वहां पर ये लवण बनता है। साथ में धातु की क्रिया में हाइड्रोजन गैस जरूर उत्सर्जित होती है। यही एक पहचान है कि किसी धातु की जब अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अम्ल बनता है, साथ में मतलब लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक, तो यहाँ पे गैस उत्सर्जित हो रही है, साथ ही तापमान में वृद्धि हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में हम लोग, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों या वाक्यों के बजाय प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में निरूपित किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिक्रिया हुई, जैसे अभी पिछली अभिक्रिया हुई थी, किसकी किसकी अभिक्रिया कराई गई थी, तो वहां पर जस्ता और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल, इन्हीं दो की तो क्रिया कराई गई थी, जस्ते और सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब जस्ते और सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने लिख दिया किस रूप में, जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू क्या बन गया, ये आपका बन गया जिंक सल्फेट, यहाँ पे बना था जिंक सल्फेट बना, और साथ में हमने लिख दिया हाइड्रोजन गैस। तो ये वहां पर हमने जो भाषा के रूप में पढ़ा था कि जब जस्ते की क्रिया यानी जस्ते दानेदार जस्ते की क्रिया दानेदार जस्ते में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक, ये हमने ये वाक्य था। तो जब वाक्यों को हम शब्द के रूप में, ठीक, शब्द के रूप में या फिर इनके प्रतीक के रूप में, शब्द के रूप में या फिर इनके प्रतीक के रूप में हम लिख दें, तो ये क्या बनेगा, यानी ZnSO4 और प्लस H2। तो शब्द के रूप में या इनके प्रतीक के रूप में लिख दें तो यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक, अब जो रासायनिक समीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो जो शब्दों के रूप में लिखा जाए उसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण, क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। ठीक, और दूसरा जो प्रतीकों के रूप में लिख दिया जाए इस रूप में, यानी जो तत्व प्रयोग में आए उनके जो प्रतीकों के रूप में लिख दें तो वो आपका कहलाएगा सूत्र समीकरण। ये शब्द समीकरण है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरा यदि इसी को हम यह लिख दें Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ये आपका कहलाएगा कौन सा, रासायनिक सूत्र समीकरण। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक सूत्र समीकरण। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अभिकारक एवं उत्पाद। देखो अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया संपन्न हुए, जैसे हमने अभिक्रिया ले ली, यहाँ पर Mg मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, तो इक्वल टू ये बन गया 2MgO। ठीक, तो Mg यानी 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये वाले जो पदार्थ, ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक, और इन दोनों के भाग लेने के फलस्वरूप अभिक्रिया हुई और ये पदार्थ बना। तो ये जो बनता है, प्राप्त होता है पदार्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक, क्या बोलते हैं, उत्पाद। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो जरा दिन पे पढ़ो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इन्हें हमेशा तीर के बाईं ओर, तीर का जो निशान ये बनेगा उसके बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, ये आपके क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया हो गई उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बना,
निर्मित होने वाले नए पदार्थ इन्हें हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, और तीर का निशान जिस ओर होता है, ठीक, तीर का निशान जिस ओर ये बना होगा तो वो ये दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर संपन्न हुई है, जिधर तीर का निशान बनेगा। अब तीर का निशान दो तरह से बनता है, एक तो ये बनेगा पूरा, तो ये बताएगा कि इधर अभिक्रिया संपन्न हो रही है। दूसरा एक बनता है इस तरह से, ऐसे आधा, तो ये बताता है कि अभिक्रिया इधर भी हो सकती है, अभिक्रिया इधर भी हो सकती है। ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं ढांचा समीकरण। और ये जो समीकरण है, ढांचा समीकरण यानी समीकरणों को संतुलित करना, ये सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को, जो समीकरण है इनको हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। ठीक, ये इनको सबसे आखिरी में देखेंगे हम लोग। चलिए अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से कई सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार यानी अभिक्रियाएं भी कई तरह की होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें पदार्थ आपस में जुड़ेंगे, कुछ अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ टूटेंगे, कुछ अभिक्रियाएं होंगी जो एक दूसरे मतलब कि किसी का स्थान परिवर्तित कर देगा, कुछ अभिक्रियाएं होंगी जिनसे ऊष्मा निकलेगी, कुछ अभिक्रिया होंगी जिनसे ऊष्मा और जो है अवशोषित होगी। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार आपका पढ़ेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ जुड़कर एक बनता है। एक पदार्थ यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, वो कहलाएगी संयोजन। वियोजन में क्या होगा? जिसमें दो कोई एक पदार्थ होगा वो टूट के दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा वियोजन। विस्थापन क्या होगा? इसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे को हटा के उसका स्वयं स्थान ले लेता है, यानी उसको विस्थापित कर देता है, तो ये कहलाएगी अभिक्रिया विस्थापन। ठीक, इसके बाद द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है? जब पदार्थ आयनों की अदला बदली करता है तो वो कहलाता है आपका द्विविस्थापन। ठीक, चलिए अब ये जो अभिक्रियाएं थी हम उनको बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, संयोजन मीन्स जुड़ना, जुड़ाव। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक आपस में जुड़कर या संयोग करके केवल एक ही मुख्य उत्पाद बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ए बी यानी दो पदार्थ कोई थे और वो मिलके एक नया ए बी पदार्थ बना रहे हैं। ठीक, अब इसके बारे में जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं संयोजन का उदाहरण, चूने तथा जल की क्रिया। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये CaO, H2O जल से क्रिया करी, क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, होल ट्वाइस यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना CaO जिसमें पानी ना हो, ठीक, बिना बुझा चूना में जल मिलाया जाता है तो भारी बुदबुदाहट के साथ बुझा हुआ चूना बनता है और बीकर अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये आप लोगों ने प्रयोग देखा होगा, जब लोग घर की पुताई करी जाती है, ठीक, चूने से करी जाती है, तो जब चूने पत्थर वाला जो चूना आता है उसको जैसे ही कोई पात्र में या किसी बर्तन में रखा जाता है और उसमें पानी डाला जाता है तो क्या होता है कि बुदबुदाहट के साथ तेज ऊष्मा निकलती है उससे। ठीक, और पूरा का पूरा पानी उसी में सोख लेता है और वो बन जाता है आपका, पानी डाल दिया गया, आग निकलती है, पानी डाला तो वो चूना बन जाता है, यानी पानी से मिला हुआ चूना बन जाता है, कुछ देर बाद ठंडा होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्यों? जैसे आग को बुझाने के लिए क्या क्या पानी डाला होता है, वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसमें जैसे ही यानी बुझा हुआ चूना, जो शुष्क चूना होता है उसमें जैसे ही पानी मिलाया जाता है तो वो आपका बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए एक तो वो था आपका उदाहरण। क्या उदाहरण था? कि शुष्क चूने
ठीक, शुष्क मतलब बिना बुझा हुआ चूने की जब पानी से क्रिया कराई जाती है तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। दूसरा, कोयले का दहन। कोयले का दहन मतलब जब कोयले को हम जलाते हैं तो कार्बन यानी सॉलिड के रूप में था, ठोस के रूप में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो, इधर एक और दो, दो पदार्थ थे, दोनों पदार्थ आपस में संयोग करके क्या बना है, एक नया पदार्थ बना, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो ये जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ केवल बनाते हैं तो वो आपकी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे जल का निर्माण, गैसीय हाइड्रोजन 2s2 ऑक्सीजन O2 मिलके क्या बनाया, सिर्फ जल बना। तो ये अभिक्रिया दोनों में क्या देख रहे हैं कि बाईं ओर दो अभिकारक थे, ठीक, बाईं ओर दो अभिकारक थे, दोनों मिलके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो जब एक नया उत्पाद बनाते हैं तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। अब इसी के कुछ और उदाहरण है, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, NH3 ये आपका अमोनिया का सूत्र है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों ने क्रिया कराई यानी NH3 प्लस HCl, दोनों ने क्रिया करी, क्या बना, NH4Cl यानी नवसादर, ठीक, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये आपका एक पदार्थ बना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, ठीक। तो ये भी अभिक्रिया कैसी है आपकी, संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद इसी से मिलती जुलती एक निकलती ऊष्मा क्षेपी, ठीक, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हो, यानी अभिक्रिया के दौरान क्या निकलते, ऊष्मा बाहर निकलती हो, तो वो अभिक्रिया आपकी कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब अभी एक तो अभिक्रिया आप लोगों ने पहले पढ़ी, कौन सी, जब बिना बुझे हुए चूने में, बिना बुझे हुए चूने में हम पानी मिलाते हैं तो बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, ठीक, यानी ऊष्मा निकलती है, ठीक। तो ऊष्मा निकल रही ना, तो ऊष्मा निकल रही तो वो ऊष्मा क्षेपी क्रिया भी है, ठीक, संयोजन क्रिया भी है। तो ऊष्मा क्षेपी जैसे CH4 यानी मेथेन गैस है, 2O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक चीज ध्यान रखना हमेशा, क्या, जब भी किसी पदार्थ को जलाया जाएगा तो जहां भी आग जलेगी वहां पर ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी, ठीक। क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीजन गैस के दहन की अभिक्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती, बिना ऑक्सीजन गैस के कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो जब कार्बन ये मेथेन है, ठीक, मेथेन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में जल बना और ऊष्मा निकले, तो ये ऊष्मा यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है, इसलिए ये आपका कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आप लोग सांस लेते हैं और सांस लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके देखो, तो जब देखेंगे, जब बाहर वायु निकलती हुई देखेंगे, हाथ पे लगाएंगे तो आपको वायु गरम गरम महसूस होती है। तो जो श्वसन क्रिया है ये भी आपकी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक। चलिए अगली आ जाती है वियोजन। वियोजन मतलब जब अभिक्रिया टूटे, ठीक, जब अभिक्रिया टूट रही हो तो वो वियोजन कहलाती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक ऊर्जा यानी उस पर ऊर्जा लगाई जाए, या ऊष्मा गर्म करके, या प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करे, यानी दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता हो तो वह अभिक्रिया वियोजन या उसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। जैसे एक भी कोई पदार्थ था और ये इनमें से कोई ऊष्मा के प्रभाव से हो सकता है, प्रकाश के प्रभाव से भी, या विद्युत के प्रभाव से, जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट कर एक नया पदार्थ यानी दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए तो वो अभिक्रिया आपकी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक। जैसे फेरस सल्फेट का तापन, फेरस सल्फेट यानी ये आपका लिखा क्या है, FeSO4, FeSO4 को जब गर्म किया जाता है, ठीक, जब गर्म किया जाता है यानी ऊष्मा, ठीक, तो क्या टूटता है, तो ये टूटता है Fe2O3
यानी ये ठोस बनता है, साथ में SO2 ये आपकी गैस बन गई, ठीक, साथ में SO3 ये भी आपकी गैस बन जाती है। तो यहाँ पर दो या दो से, देखो एक पदार्थ था लेकिन गर्म करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया, तो ये आपकी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। और किसके कारण ये अभिक्रिया टूटी? तो ऊष्मा के कारण टूटी, तो इसलिए ये कहलाएगी आपकी ऊष्मीय वियोजन, ठीक। ये ऊष्मा के कारण टूट रही ना, तो इसलिए इसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन भी कहेंगे, ठीक। देखो वही लिखा है ऊष्मीय वियोजन, यानी लेड नाइट्रेट का तापन, लेड नाइट्रेट का तापन मतलब कि उसे गर्म किया जाए, तपाया जाए। तो लेड नाइट्रेट पाउडर को परख नली में गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गहरे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। अब क्रिया क्या आपकी बनेगी? तो अब क्रिया बनेगी लेड नाइट्रेट यानी 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, और सॉलिड यानी ठोस है, और इसके बाद ये अभिक्रिया यानी ऊष्मा गर्म किया गया तो बना क्या 2PbOS प्लस 4NO2, ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन गैस। ये आपकी अभिक्रिया किसके कारण संपन्न हुई? ऊष्मा के कारण, तो इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन भी कहा जाएगा, ठीक। चलिए आगे। अब उसमें वियोजन के कुछ और आपके उदाहरण दिए गए यहाँ पे, जैसे चूना पत्थर का अपघटन। चूना पत्थर यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बिना बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्या लिया? CaCO3, ठीक, लिया और इसको गर्म किया, ठीक। जब गर्म करते हैं तो किसमें टूटा? CaO यानी बिना बुझा चूना। इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। और जब ये जल से क्रिया कर लेता है तो CaOH का होल ट्वाइस ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बुझा चूना, बुझा चूना, ठीक। तो जब क्रिया कराते हैं किसके, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? कैल्शियम ये ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, तो ये भी आपकी कहलाएगी ऊष्मीय वियोजन, ठीक। चलिए इसके बाद ऊष्मीय वियोजन के बाद आता है जल विद्युत वियोजन, जल का विद्युत अपघटन, ठीक, वैद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इसके बाद वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन यानी जब किसी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करी जाए, ठीक। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ये जल था क्या? H2O, और इसमें इसमें क्या किया गया? विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया, विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया तो किसमें टूटा? तो ये टूटेगा 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस, साथ में ऑक्सीजन यानी O2 गैस, हाइड्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस में ये टूटता है। तो एक जल दो अलग अलग भागों में टूट गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं वैद्युत वियोजन। क्यों? क्योंकि वैद्युत धारा के प्रवाहित करने से यह क्रिया संपन्न हुई है, यानी ये उनमें टूटे हैं दो या दो से अधिक पदार्थों में। इसके बाद अगला प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी जब सूर्य के प्रकाश के कारण उसमें वियोजन यानी टूटे पदार्थ, जैसे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl ये था, Ag यानी 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। और ये कब टूटा? तो ये टूटा सूर्य का प्रकाश, जैसे ही यानी सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ा तो सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर ये 2Ag यानी सिल्वर और प्लस क्लोराइड में टूट गया। तो यहाँ पर वियोजन एक पदार्थ था, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया। श्याम श्वेत, ये आपकी जो फोटोग्राफी होती है उसमें काम आता है। श्याम श्वेत यानी सिल्वर ब्रोमाइड
इसको बोलते हैं AgBr। ठीक, भी इसी के प्रकार कार्य करता है। चलिए आगे। अब आपकी अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जब लोहे की कीलो को, यहाँ पे विस्थापन में क्या होगा, जब कोई जब पदार्थ जब क्रिया करता है तो वो क्या करता है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से नीचे होता है या कम क्रियाशील होता है वो उसको हटा देता है, और जब हटा कर उसका स्थान ले लेता है तो यह जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। चलो देखो, यहाँ पर उदाहरण दिया गया क्रियाकलाप, जब लोहे की कीलो को कापर सल्फेट का मतलब CuSO4, ठीक, कापर सल्फेट के नीला, और जो कापर सल्फेट का कापर का जो विलयन होगा वो कैसा होता है, तो कापर सल्फेट का विलयन होता है आपका नीला। कैसा होगा, नीला। ठीक, नीला। नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कापर को हटा देता है, और जैसे ही कापर को हटाया गया, यानी ये अभिक्रिया किसके साथ करा, Fe को डुबो दिया गया किसमें, CuSO4 में, तो ये क्या करेगा, जो Fe है यानी आयरन, वो इस कापर को हटा देगा, तो जब कापर को हटा देगा तो ये स्वयं उसका स्थान ले लेगा, तो FeSO4 बना, और प्लस ये आपका Cu अलग हो जाएगा। ठीक, Cu ये आपका अलग हो जाएगा। अब इसके अलग होने के कारण जो विलयन का रंग था वो बदल जाएगा। ठीक, विलयन का रंग वो बदल जाएगा। पहले कैसा था कापर सल्फेट, ये किस रंग का था, तो ये नीले रंग का था। किस रंग का था, नीले रंग का। और जैसे ही कापर सल्फेट ये आयरन से क्रिया करेगा तो इसका जो रंग है वो हल्का हरा रंग हो जाएगा। ठीक, हल्का हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, नियम क्या है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। लवण का विलयन हमने बताया था अभी कुछ समय पहले कि जिसमें SO4 जुड़ जाए वो आपका सल्फेट होता है, और सल्फेट को यानी सल्फेट यानी वो लवण होता है। ठीक, सल्फेट को लवण ही बोलते हैं। चलो, इसके बाद अगली आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, तो वह आपका क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये Na चला जाएगा Cl के साथ में, और SO4 चला जाएगा Ba के साथ में, दोनों एक दूसरे के साथ हो लिए, है ना। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ हो लेंगे तो यहाँ क्या बना, BaSO4 बन जाएगा, है ना। ये BaSO4 के साथ आ गया सॉलिड, प्लस ये Na2Cl2, तो ये बन गया 2NaCl। ठीक, तो ये आपकी कहलाएगी द्विविस्थापन, क्योंकि दो दो जगह विस्थापन हो रहा है। ठीक, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी कहलाएगी। चलो आगे, उपचयन अपचयन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो उपचयन में क्या होता है, उपचयन जब ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन की कमी हो, कोई भी अभिक्रिया हो, यदि उसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो वो आपका कहलाएगा उपचयन। ठीक, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सी उसमें ऐड हो रहा है। ठीक, जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो तो वो कहलाएगी उपचयन। और जब ऑक्सीजन की कमी हो, देखो ठीक, रिड्यूस। ठीक, तो जब कमी हो तो वो कहलाएगी आपकी, और हाइड्रोजन बढ़ रहा तो वो कहलाती है आपकी अपचयन। और जब दोनों विक्रियाएं एक साथ हो जाएं, दोनों विक्रियाएं एक साथ हो तो वो कहलाती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जब दोनों अभिक्रिया एक ही में हो,
यानी अपचयन भी हो रहा हो उसी में और उपचयन भी हो रहा हो, तो वो आपकी कहलाती है अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है CuO प्लस H2, तो ये क्या बना Cu प्लस H2O, कब? जब तापन यानी गर्म किया गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, कॉपर से ऑक्सीजन हटा, तो ऑक्सीजन की कमी अपचयन। ठीक, चलो आगे। अब दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव क्या हैं? उपचयन के प्रभाव मतलब ऑक्सीजन जब किसी के साथ में संयोग करता है, तो ऑक्सीजन के संयोग करने से क्या होता है? जब ऑक्सीजन किसी के साथ में संयोग करता है तो याद रखना हमेशा वहां पर स्थिति उत्पन्न होती है संक्षारण की। ऑक्सीजन का संयोग करना मतलब क्या है? वहां पर नमी होगी। ठीक, तो यही जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता यानी आर्द्रता मतलब नमी वायु आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। और यह प्रक्रिया जो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक, और ये जो अभिक्रिया होती है ये आपकी उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस अभिक्रिया के तहत उपचयन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होगा? वृद्धि होगी। ऑक्सीजन में क्या होगा? वृद्धि होगी। चलो देखो, जैसे दैनिक जीवन में मुख्य उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना। और जंग कैसी लगती है? लोहे पर लाल भूरे रंग की जंग लगती है। अगला, तांबे पर, तांबे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की एक पतली परत चढ़ जाती है, और ये जो हरे रंग की जंग है यह भी एक प्रकार का संक्षारण का उदाहरण है। आगे चांदी, चांदी में देखा होगा काले रंग की जंग लगती है। कैसी? काले। कभी कभी मम्मी से लोगों से सुना होगा चांदी बहुत काली पड़ रही है ना, तो वो काली जो चांदी पड़ रही है इसका मतलब उसमें नमी आ रही है और नमी के कारण उसमें जंग लग रही है। ठीक, अब अगर जंग लग रही है तो हम बचाव कैसे करेंगे? तो जंग से बचने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले संक्षारण के जो कुछ उपाय हैं, तो उपाय की बात कर ले तो पेंट या ग्रीस लगाकर, यानी जो धातु है उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए या फिर ग्रीस लगा दी जाए। अब जब ग्रीस की पतली परत लग जाएगी तो क्या होगा? वह वायु के संपर्क में नहीं आएगी, मतलब नमी के संपर्क में नहीं आएगी, और जैसे नमी के संपर्क में नहीं आएगी तो उसमें फिर उसका संक्षारण होगा, यानी उसमें जंग नहीं लगेगी। यशद लेपन कर दिया जाए। यशद लेपन का मतलब क्या? कि जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाए। जस्ते की पतली परत, अब जस्ते की पतली परत क्या कैसे चढ़ाई जाएगी? तो जस्ते को पिघला दिया जाए और उसी में लोहे को डुबो के निकाल लिया जाए, तो ये उसके ऊपर क्या करता है? जस्ता उसके ऊपर एक अपनी पतली परत बना लेता है, और ये जो पतली परत होती है इसी को हम लोग बोलते हैं यशद लेपन। जैसे जो इंडिया मार्क का जो हैंड पंप होते हैं या जो समरसेबल वाले GI वाले पाइप होते हैं जिनको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड, ठीक, वो वही प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत वो सफेद रंग की एक पतली परत चढ़ के आ जाती है। ठीक, चलिए आगे। मिश्रात बनाना। मिश्रात का मतलब मिश्र धातु का निर्माण। अब मिश्र धातु का निर्माण यानी उसमें दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिक्स कर दिया जाए। तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो उसमें उसे भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या? जंग का सूत्र पूछ लेता है। ठीक, जंग का सूत्र क्या है? तो जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 डॉट X H2O। ठीक, Fe2O3 डॉट X H2O, ये याद रखना, ये जंग का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार अक्सर ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे आते हैं दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव है। और दैनिक जीवन में उपचयन का एक प्रभाव यह भी है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब जैसे जब खाद्य पदार्थ जो होते हैं खाने पीने वाले, जैसे पैकेट आइटम, ठीक, इन पैक्ड आइटमों में जब ऑक्सीजन की कमी यानी हो जाती है तो उसमें क्या होता है? यानी ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन की जब जैसे खुली रहती है
ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाती है, तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसमें एक प्रकार से विशेष गंध आने लगती है, और जो विशेष गंध है, स्वाद में बदलाव आ जाए, गंध में बदलाव आ जाए, तो यही कहलाता है विकृत गंधिता। ठीक, चलिए देखते हैं। जब वसा मतलब चर्बी वाली, जो फैट वाली, और तेल युक्त खाद्य सामग्रियां लंबे समय तक खुली रखी जाती हैं, तो वे हवा की ऑक्सीजन द्वारा उपचयित यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, अब विकृत गंधिता से अगर बचाव हमें करना हो तो कैसे बचेंगे? तो विकृत गंधिता समझ गए ना? विकृत गंधिता में क्या होगा, जब पदार्थ खुला रखा रहेगा, खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ खुला रखा रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन यानी वो नमी के संपर्क में ऑक्सीजन की मात्रा यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फिर उसकी जो है उसमें रंग, स्वाद और गंध, कह सकते हैं गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है। अब जब स्वाद में गंध और बदलाव आ जाए तो यही कहलाता है विकृत गंधिता। जैसे कभी कभी सुबह का भोजन रखा हुआ, शाम तक उसमें बदबू आने लगे, खराब हो जाए, जिसको हम कहते हैं अरे खराब हो गया फेंक दो, तो यही है। ठीक, अब विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए? तो एक आता है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक यानी ऐसे पदार्थ को मिला दिया जाए जो ऑक्सीजन को पास आने से रोके। ठीक, ऑक्सीजन को पास आने से रोके, या ये कह सकते हैं जो उपचयन की गति, मान लो आ तो रही लेकिन उसकी गति को धीमा कर दे। ठीक, तो वो दूसरा, अब जैसे आपके जितने भी पैक्ड आइटम आते हैं, पैक्ड आइटम जैसे पन्नी पॉलीथीन वाला, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स, कुरकुरे या खाने पीने वाली जो पॉलीथीन पैक्ड आइटम आते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उनमें गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक, क्या किया जाता है, उसमें जो भी ऑक्सीजन गैस होती है उसको हटा लिया जाता है, और ऑक्सीजन गैस हटाने के बाद उसमें अक्रिय गैस, अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन किसी से क्रिया नहीं करती है। ठीक, तो यहाँ अक्रिय गैस यानी नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस भर दी जाती है, और जब अक्रिय गैस वहां पे कोई और गैस है ही नहीं तो वो क्रिया किसी से करेगी नहीं, तो वो काफी समय तक, लंबे समय तक उसे ठीक रखा जा सकता है। ठीक, दूसरा शीतलन। शीतलन का मतलब क्या है कि उसको ठंडा करके, जैसे भोजन को क्या करते हैं हम लोग, जब ज्यादा दिन तक रखना होता है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं, तो फ्रिज में रख कर भी हम पदार्थों को शुद्ध रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। तो इस तरह से ये हमारा जो लेसन था वो समाप्त होता है। इस लेसन में इतना ही था। अभी हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक समीकरण जो थे, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो थे, उनको संतुलित कैसे किया जाता है, तो उसको हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, फिर